हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर का पेपर 10 दिसंबर को कंडक्ट हो चुका है। अब आप सबके लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर ड्राइवर पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन करा दीजिए। तो आज कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। इसी के साथ साथ पूरी पेपर की पीडीएफ भी जो है वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसी के साथ साथ पेपर का लेवल जो है भैया वो अच्छा खासा आ रहा है। तो अगर आप ग्रुप सी या डी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में आपको पेपर किस लेवल पर है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, सारी जानकारी जो है वो अच्छे से मिल जाएगी। बाकी जिन क्वेश्चंस के आंसर आपके आते हैं आप कमेंट में बताइएगा, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लो। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीएस का पोर्शन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल विषय की जो है वो पहचान करिए। 4 ऑप्शन थे। पहला है रक्षा, दूसरा है विवाह, तीसरा है मुद्रा और चौथा है आपका कृषि। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कृषि आपका है यह राज्य सूची का विषय है, जबकि जो रक्षा है वो आपका संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए त्रिभुज की संख्या जो है वो पूर्ण करें। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे ऊपर जो है वो 3 लिखा है, यहां पर 9 लिखा हुआ है और यहां पर 5 लिखा हुआ है और बीच में 32 है। तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि 9 तिया 27 और 27 में जब आप 5 जोड़ते हो तो आपको बीच वाला नंबर जो है वो मिल जाता है। तो इसमें 5 चौके 20 और 20 में जब आप 5 जोड़ोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 25 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से जो है वो स्थापित हुआ है। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। पहला है स्वराज भारत, दूसरा है भारत भूमि, तीसरा है वंदे भारत और चौथा है हिंद स्वराज। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो गांधी जी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज था। इसी के साथ साथ हिंदी नवजीवन भी पुस्तक जो है वो गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देखेंगे तो काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल का प्रश्न पूछा गया। इसमें आपको 2 सूची दी गई है। पहली सूची में आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें पहला है काला मृग, दूसरा है एशियाई हाथी, तीसरा है हिमालयी भूरा भालू और चौथा है गुलाबी सिर वाली बत्तख। इसमें एक आपको ये आराम दे दी गई है कि आप देखोगे तो यहां पर ऑप्शन आपको जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे इस आंसर में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे जो एशियाई हाथी है आपके, ये परिसंकटमय प्रजाति से आते हैं, मतलब बी का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि बी में जो चौथा है ये आपको केवल पहले ऑप्शन में दिखेगा। तो जो काला मृग आपका है ये संकटापन्न प्रजाति से संबंधित है। जो आपका गुलाबी सिर वाली बत्तख है ये अगर आप देखेंगे तो ये लुप्त प्राय प्रजाति से संबंधित है। हिमालय भूरा भालू दुर्लभ प्रजाति से, और एशियाई हाथी जो है वो आपका जो है इससे लुप्त प्राय प्रजाति से संबंधित है। आप मिला लीजिएगा, जो पहला वाला ऑप्शन है ये इसका पूरी तरह से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 भी काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसमें भी आपको 2 सूचियां दी गई हैं। पहला है सुनामी, दूसरा है कैस्पियन सागर, तीसरा है महासागरीय धारा और चौथा जो है वो आपका ज्वार है। तो आप अच्छे से जानते हैं जो कैस्पियन सागर झील है ये सबसे बड़ी झील जो विश्व की मानी जाती है। तो ये इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। मतलब बी का ऑप्शन 4 अगर किसी एक ऑप्शन में है तो आप आंख बंद करके इस आंसर को लगा सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है आपका मतलब सुनामी, ये आपकी मजबूत भूकंपीय तरंगे हैं। जो कैस्पियन सागर है ये बृहत्तम झील है, जबकि महासागरीय धारा जो है ये आपको पता है कि ये गर्म जलधारा होती है और ठंडी जलधारा होती है, एक निश्चित पथ से होकर गुजरने वाली धाराएं होती हैं। वहीं ज्वार जो है वो जल का सर्वाधिक रूप से उठना और गिरना, यही आपका ज्वार और भाटा जो है कहलाता है। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा बेहतर है। ऐसा प्रश्न 2018 यूपी पीसीएस पेपर में आपको देखने को मिला था। इसमें आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्यतम मंडल ये कुछ नहीं दिया गया है। जो अंग्रेजी है वही वर्ड आपको हिंदी में दे दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन है। पहला है मेसोस्फीयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा है थर्मोस्फीयर और चौथा है ट्रोपोस्फीयर। तो जो आपकी ट्रोपोस्फीयर है इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, और क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों से आपकी 18 किलोमीटर, समुद्र तल से 18 किलोमीटर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर, औसतन इसका जो है वो 10 किलोमीटर हो जाता है। वहीं स्ट्रेटोस्फीयर की लंबाई जो है वो 10 से 45 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन डी का राइट आंसर जो है वो तीसरा यहां पर हो जाएगा। अगर किसी एक ही ऑप्शन में तो आप मिला सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको 2 में मिल रहा है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। मतलब बी में आपका दूसरा और डी में तीसरा, मतलब ऑप्शन ए इसका पूरी तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ये भी स्ट्रेटजी जो है वो पेपर में
आपको लगानी है। प्रश्न नंबर 7 आसान था, विश्व जल दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 मार्च, दूसरा है 13 मार्च, तीसरा है 22 मार्च और चौथा है 15 मार्च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो विश्व जल दिवस है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है संघ सूची में शामिल विषय कौन सा है? तो पहला है विदेशी मामले, दूसरा है पुलिस, तीसरा व्यापार और चौथा शिक्षा। तो जो शिक्षा है ये आपका समवर्ती सूची में का विषय है, इसी के साथ साथ व्यापार और पुलिस ये आपका राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामले जो है वो आपके संघ सूची के विषय है। प्रश्न नंबर 9 काफी ज्यादा बेहतर लेवल का सवाल था। पहला ऑप्शन इसमें था एमएनसी छोटे उत्पादों में सस्ती दरों पर खरीदते हैं, दूसरा है एमएनसीजी ने कारखानों में निवेश किया है, तीसरा है भारतीय कंपनियां जिन्होंने विदेशों में निवेश किया है और चौथा ऑप्शन है इससे सेवाओं के में जो है वो विस्तार करने में सहायता हुई है। तो अगर विदेशी आप निवेश की बात करोगे तो इसका राइट आंसर टाटा मोटर्स रैनबैक्सी हो जाएगा, मतलब सी का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगर एक में ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल टफ था, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी लगा रहे हैं तो आपका अच्छे से पेपर जो है वो हो रहा था। इस तरह के सवाल आपको और पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मापनी विधि सार्वभौमिक जो है वो विधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। प्रतिनिधि भिन्न, आपको यहां से पता भी चल जाएगा जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड है वो सबसे बेहतरीन मापनी विधि होती है। अगला है मापनी में गणक किसका जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब न्यूमरेटर जो है वो आपका किस स्केल पर रिप्रेजेंट करता है? तो ये मैप को बताता है, मतलब मानचित्र दूरी को। और अगर डिनोमिनेटर की आप बात करते हैं तो ये भू दूरी को बताता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में कौन सड़क सुरक्षा संकेत यह दर्शाता है कि आगे रास्ता संकीर्ण है? तो आप खुद जानते हैं एक रास्ता अगर आपका बड़ा सा है, अगर वो आगे संकीर्ण मतलब पतला होगा तो आपको यहां पर पतली चीज दिखाई देगी। तो ऑप्शन 4 भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली प्लेलिस्ट है उसमें कुछ और वीडियोज पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, उनको तो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी रात में 9:30 बजे आपका पेपर सोल्यूशन भी होता है, उसको भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा घर्षण का प्रकार जो है वो नहीं है? तो लोटनी घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण होता है और गतिज घर्षण होता है। 3 आपके प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी क्रेंदा विसारी घर्षण जो है वो घर्षण का कोई भी प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 14 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो बेकिंग सोडा है इसमें आपका हाइड्रोजन होता है, तो NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपका धामन सोडा पूछता तो ऑप्शन ए मतलब Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाता। प्रश्न नंबर 15 प्रदत्त विकल्पों में से ऑनलाइन भुगतान ऐप्स की पहचान करें। तो ट्विटर जो है ये तो आपकी ऑनलाइन भुगतान करता नहीं, तो पहला हो गया पेटीएम, दूसरा हो गया भीम, इंस्टाग्राम भी एक सोशल साइट है, इस पे आपका भुगतान नहीं होता। और नई योजना कहते हैं तो आपको पता है कि व्हाट्सएप पर भी आपका पेमेंट होने लगा है। तो BCE मतलब चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद अन्य व्यक्तियों के विचारों और रचनात्मक कार्यों की चोरी को जो है वो परिभाषित करता है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि जो प्लेजियरिज्म है ये आपका अन्य जो व्यक्ति होते हैं जिनकी आप विचार या रचना को कॉपी करते हैं उनसे संबंधित होता है। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिक्कों को प्रारंभ से लेकर वर्तमान के क्रम में उनके कालानुक्रम में जो है वो आपको व्यवस्थित करना है। पहला है गुप्तकालीन सिक्के, दूसरा है आधुनिक सिक्के, तीसरा है तुगलककालीन सिक्के, चौथा है प्रारंभिक आहत सिक्के और पांचवा है अकबर के काल का स्वर्णमूल। तो बड़े अच्छे से आपको पता है कि सबसे पहले प्रारंभ किसी चीज का हुआ तो प्रारंभिक आहत सिक्के आए, उसके बाद जो है वो गुप्तकालीन आपके जो है वो सिक्के आए, गुप्तकालीन के बाद तुगलक आए क्योंकि तुगलक के बाद अकबर आए, आपको अच्छे से पता है। तो तीसरे पर आपका तुगलककालीन, चौथे पर अकबर आए और उसके बाद आपके आधुनिक सिक्के आ गए। मतलब सबसे पहले आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, फिर आपका ऑप्शन ए के बाद अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन सी के बाद अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ई और ऑप्शन ई के बाद आपका ऑप्शन बी आएगा। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इन वीडियोस को बार बार देख लेना पेपर से पहले, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सा संगठन विश्व भर के शरणार्थियों का संरक्षण करता है और उनकी स्वदेश वापसी को जो है वो सुगम बनाता है? तो इसका भैया राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, UNHCR। अच्छे से ध्यान रखिएगा, UNHCR मतलब यूनाइटेड नेशन फॉर हायर क्लास रिफ्यूजी, मतलब जो विदेश से टहलने आते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है यूनिसेफ जो होता है ये आपकी समाज सेवा से संबंधित है, WHO आपके स्वास्थ्य से संबंधित है और वर्ल्ड बैंक जो है आप खुद अच्छे से जानते हैं कि ये आपका बैंकिंग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19
सरहुल किस राज्य का नृत्य है? तो सरहुल आपका झारखंड छत्तीसगढ़ तरफ जो है ये नृत्य आपका प्रचलित है। तो ये आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सरहुल का राइट आंसर ऑप्शन 4 यहां पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण खाद्य श्रृंखला के भाग है? तो पहला है घास, दूसरा है गेहूं, तीसरा है मनुष्य, चौथा है बकरी और पांचवा है आपका हाथी। ये प्रश्न मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी पैटर्न से पूछे गए। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। तो जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है, तो इसमें सबसे पहले आपके जो है वो उत्पादक आते हैं। उत्पादक के बाद में आपके प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद आपके द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। तो अगर इसमें आप देखोगे सबसे पहले होगी घास उत्पादक। घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी। और बकरी को कौन खाएगा? आपका मनुष्य खाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद में डी आएगा और डी के बाद में आपका सी आएगा, मतलब ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, किसी हिमनद का निक्षेपीय अभिलक्षण क्या होता है? निक्षेप मतलब हिमनद जो होता है उसका धीरे धीरे पिघलना या नीचे आना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है भैया हिमोद हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, मोरैन इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित उन की पहचान करें जिनका स्वामित्व और प्रशासन हमारे देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए जैविक वन, ऑप्शन बी आरक्षित वन, ऑप्शन सी अनारक्षित वन, ऑप्शन डी अवर्गीकृत वन, ऑप्शन ई वर्गीकृत आपके वन। तो अब अच्छे से समझिएगा, इसको आप अंग्रेजी के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फॉरेस्ट जो कि सरकार ही देखती है, दूसरा जो रिजर्व होते हैं सरकार के ही द्वारा रिजर्व होते हैं, और तीसरी बार जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो भी आपके सरकार के ही द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन यहां पर एबीसी वाला आपका राइट आंसर होगा, मतलब चौथा प्रश्न इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, रासलीला कहां का लोक नृत्य है? तो आप सब जानते हैं रासलीला मुख्यतः तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, यहां पर ये कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था, लेकिन अच्छा खासा करंट अफेयर इस प्रश्न में भी नहीं पूछा गया। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन तो गांधी जी के जन्मदिन पर मोदी जी ने सबसे पहले लॉन्च किया था। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बना 1 जनवरी 2015। और नमामि गंगे आपका जो है वो 7 जुलाई 2016 को आया। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि ऑप्शन ए का जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। वहीं ऑप्शन बी का राइट आंसर ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, मतलब चौथा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देशों को अंगीकार किया है? पहला ऑप्शन है 92, दूसरा है 2003, तीसरा है 1985 और चौथा है 1958। इस प्रश्न का जवाब जो अगली सीरीज अभी शुरू हो रही है उसमें आपको मिल जाएगा, तब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट से भर दो। आगे अगर आप प्रश्न देखोगे, ये एक आपको पैराग्राफ पूरा का पूरा पूछा गया है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां से आप अच्छे से पढ़ करके कर सकते हैं। अब आगे आप प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है कल हमारा अपने नए घर में जो है वो प्रवेश है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि घर में जो है वो आपका गृह प्रवेश होता है, ना कि निकेतन आलय या भवन प्रवेश होता है। तो ऑप्शन चौथा इसका भैया राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, चुटकुला सुनने पर मीरा बहुत हंसी। तो ये एक रीति है, हंसना, गाना, चिल्लाना, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 33, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। जहां पर एक चीज को लेकर के अनेक अर्थ होते हैं, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है, और श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। तो इसका राइट आंसर भैया ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, सिपाही को देखते ही चोर जो है उसके बाद डैश गए। तो इसके 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक गलत है, क्योंकि इसमें से आपको 4 ऑप्शन पहले से ही मिल रहे हैं। तो अगर ये बताइए, अगर सिपाही को चोर देखेंगे तो वो भैया फूले कैसे नहीं समाएंगे? ये तो फूले ना समाना मतलब प्रसन्न होना। तो क्या चोर सिपाही को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे? तो डायरेक्ट इसका आंसर था ए बी सी डी, मतलब तीसरा इसका पूरी तरह से भैया आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रिश्वतखोर होने के कारण वह पकड़ा गया। इसको आप संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। तो देखिए, पहला जो रिश्वतखोर होगा वह पकड़ा जाएगा, यह आपका मिश्र वाक्य है। उसके बाद वह रिश्वतखोर था इसलिए पकड़ा गया, यह भी मिश्र वाक्य है। चौथा, रिश्वतखोर लोग अक्सर पकड़े जाते हैं, यह आपका सरल वाक्य है। तो यहां पर जो संबंध बता रहा है, जब उसने रिश्वत ली तब वह पकड़ा गया, मतलब ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का पूरी तरह से राइट आंसर जो है
आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से निपात शब्द जो है वो कौन से हैं? तो पहला है और, दूसरा है क्योंकि, तीसरा है अथवा और चौथा है ही। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ही। तो जो निपात है ये आपका क्रिया विशेषण का ही भेद होते हैं, ये किसी बात पर जोर देते हैं। जैसे मैंने कहा मैं बाजार जाऊंगा तो ये एक सरल वाक्य हो गया, लेकिन मैं ही बाजार जाऊंगा मतलब जहां पर चीज बिल्कुल पूरी तरह के साथ कही जाती कि ये काम करना ही करना है, वहां पर निपात आते हैं। जैसे मैं ही यहां पर पढ़ाई करूंगा मतलब दूसरा कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपको पता है द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु भाई, दिन रात। और अगर द्विगुणी समास की बात करोगे तो यहां पर संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे चौराहा हुआ, तिराहा हुआ। और तत्पुरुष समास में आपके 6 कारक का प्रयोग किया जाता है, जैसे गौशाला तो गाय के लिए शाला, तो के लिए क्या है आपकी विभक्ति। और अव्ययी भाव समास में आपका अव्यय होता है, इसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे आ हुआ, अन हुआ, इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला है कारक के भेद से निम्नलिखित प्रयोग को सुमेलित करें। तो सबसे पहले करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और अपादानक। तो पहले आप अच्छे से समझ लें, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, लेकिन यहां पर संबंध होगा से में, संप्रदान के लिए और अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो अब पहले आप समझिएगा कि मां ने मजदूर को पैसे दिए, तो यहां पर क्या हो रहा है भैया, आपका कर्म हो रहा है कि मां ने मजदूर को पैसे दिए। अब अगला क्या है, यात्री चलती गाड़ी से कूदा, मतलब अपादान की वो यात्री से यहां गाड़ी से अलग हो रहा है। तीसरा है करण कारक, मतलब लड़के ने हाथ से फल दिए, तो हाथ क्या है वो आपका एक साधन है। और संप्रदान कारक, बच्चा खिलौनों को जो है वो फेंकता है। मतलब अच्छे से आप समझ लीजिएगा, अगर आप इसको ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाएंगे तो जो करण कारक है ये आपका हो जाएगा दूसरे में, मतलब ए का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। वही अपादान कारक जो आपका डी है उसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। तो ए में दूसरा और डी में तीसरा कहां पर है आप अच्छे से देख पाएंगे, इसका राइट आंसर चौथा आपका हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अच्छे से सवाल जो है पेपर में कर सकते थे। अगला है निम्नलिखित में से लोकोक्तियां छांटिए। पहला है सांप निकल गया लकीर पीटते पीटते, दूसरा है पानी पानी होना, तीसरा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मक्खन लगाना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो मक्खन लगाना और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, सॉरी इसमें दो हो जाएंगे, पहला पानी पानी होना, दूसरा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और ये आपके मुहावरे हैं, बाकी सारी की सारी जो है वो आपकी यहां पर लोकोक्तियां जो है वो निकल करके आ जाएंगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाला जो है विकल्प क्या है? तो ऑप्शन ए माणिक की इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इंद्र का स्त्रीलिंग ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इंद्राणी हो जाएगा। अच्छे से इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला है शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय होगा, तो शिकारी का जो है आपका शब्द हो जाएगा शिकार और प्रत्यय हो जाएगा बड़ी ई, मतलब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित शब्दों का उचित जो है वो मिलान करिए। तो ऑप्शन बी का जो है आप देख सकते हैं अनु का जो है वो यहां पर ऑप्शन चौथा हो जाएगा, मतलब तीसरा आप डायरेक्ट लगा सकते थे। जो ए आपका है अन जो है ये आपका मिलेगा अनजान में, वहीं अगर आप बात करोगे जो अनु है वो आपका मिलेगा अनुवाद में। इसी के साथ साथ जो अन है वो आपका मिलेगा अनेक में, और अब आपका मिलेगा अवगुण में। तो थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूं, आप स्पीड कम भी कर सकते हैं या वीडियो को बार बार भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो विहग भी होता है, पखेरु भी होता है, द्विज मींस भी पक्षी होता है, नभकर जो है ये आपका जो है यहां पर पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले सर्वनाम शब्द का जो है वो दिए गए विकल्प में से छांटिए। तो राघव की बहन राघव के लिए किताब लाई, तो राघव की बहन उसके लिए जो है वो किताब लाई, तो इसका राइट आंसर भैया प्रश्न ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में विशेषण का भेद बताइए। मुझे शेर भर दूध चाहिए, तो एक शेर उसे दूध चाहिए, तो यहां पर निश्चित जो है वो परिमाणवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्यावाचक जहां पर होता है वहां पर एक पर्टिकुलर संख्या दी हुई होती है, लेकिन जैसे दूध हुआ, तेल हुआ, शक्कर हुआ, दाल हुआ, इसमें आपका परिमाण होता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 47, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या बन जाते हैं? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बेहतरीन सवाल है। प्रश्न नंबर 48, आयात का सही विलोम क्या होगा? आप सब जानते हैं आयात मतलब किसी सामान का अपने देश में आना, और निर्यात मतलब
सामान है वो अपने देश से बाहर जाना। प्रश्न नंबर 49, वर्तमान काल के उदाहरण कौन कौन से? तो मैं जा रहा हूं, ये आपका वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। मैं बस पहुंचने वाला हूं, ये भी आपका जो है वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। वह तुरंत ही तो गया, ये आपका भूतकाल हो गया। शायद वह पहुंच गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। और रमेश कल आएगा, ये आपका भविष्य काल जो है वो हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर भैया हो जाएगा ए बी डी, मतलब पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो वारिद, जलधर और जलद जो है ये आपका पर्यायवाची होता है, बादल का जलज नहीं होगा। जिन वाक्यों के जो आपके जल के पर्यायवाची में अगर अंत में जा लगे, जैसे नीरज, वारिज, ठीक है, तो वहां पर आपका पर्यायवाची होता है कमल का। और अगर इसमें आपका दा लग जाए, अच्छे से ध्यान रखिएगा, दा लग जाता है, जलद, वारिद, नीरद, जलधर, ये आपके बादल के पर्यायवाची होते हैं। आगे भी सीरीज जो है वो दी हुई है जिसमें आपका मैथ है, अंग्रेजी है, लेकिन आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इनका भी सॉल्यूशन जो है वो दे दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जिन प्रश्नों के जवाब पूछेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर पूरा पेपर मिल जाएगा, वहां से आप ले लीजिएगा। भैया रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।